વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મતદાનને હવે ગણતરીના જ દિવસો બાકી છે, ત્યારે તમામ રાજકીય પક્ષોમાં રાષ્ટ્રીય નેતાઓએ રાજકોટમાં પ્રચાર પ્રસાર શરૂ કર્યા છે। ત્યારે ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદી આજરોજ રાજકોટ ખાતે ભાજપ નવનિર્મિત કમલમ કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા। આ તકે પત્રકાર પરિષદમાં સુધાંશુ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ગુજરાતની જનતા મોટા જનાદેશથી ભાજપને જીતાડશે, તેમાં પણ રાજકોટની જનતા અગ્રેસર હશે। ગુજરાતની ચૂંટણીમાં રાજકોટનું મુખ્ય મહત્વ છે। ગુજરાતમાં વિકાસના નવા સોપાનો થઈ રહ્યા છે। मित्रों, गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया अब उत्तरोत्तर प्रखरता के साथ आगे बढ़ रही है और उसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का जो एक सघन संपर्क अभियान, सभाओं का अभियान और प्रेस वार्ताओं के अभियान का दूसरा चरण आज है और इसी श्रृंखला में मैं यहाँ राजकोट आया हुआ हूँ और मुझे सुखद अनुभूति है कि राजकोट में भारतीय जनता पार्टी के इस नवनिर्मित कार्यालय में मुझे आने का अवसर मिला। हम सभी जानते हैं कि राजकोट की इस धरती का गुजरात की राजनीति में क्या महत्व रहा है। चाहे जनसंघ के रूप में इस गुजरात में सबसे पहले हमारी पार्टी की जो स्थापना हुई वो इसी जिले में हुई। श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार विधायक बने तो यहीं से बने, अनेक मुख्यमंत्री यहां से हुए, परंतु आज आप देखें कि जब केंद्र में हमारी सरकार आने की स्थिति बनी तो पहली बार राजकोट को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला। आज सोमनाथ से लेके यहाँ तक 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कंप्लीट होने वाला है। चाहे अहमदाबाद से राजकोट तक जो रेल रूट है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, यानी विकास के नए स्वरूप देखने को मिले। उसी के साथ साथ सौराष्ट्र के क्षेत्र में आप देखें कि गुजरात में बहुत बड़ी समस्या विकास की पानी थी। उस पानी की समस्या को समाधान करने के लिए सरदार सरोवर की परियोजना जो नेहरू जी के जमाने में शुरू हुई थी उसे मोदी जी के जमाने में समाप्त हुई और वो लोग जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि गुजरात के विकास के सबसे बड़े मील के पत्थर के रूप में से एक यह सरदार सरोवर परियोजना पूरी नहीं होने पाए। जिन लोगों ने राजनैतिक ही नहीं, सामाजिक ही नहीं, कानूनी तरीके से भी राष्ट्रीय गुजरात तक नहीं, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जाकर अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया, परंतु मोदी जी के भागीरथ प्रयत्न से वह सफल हुआ और आज आप देख रहे हैं कि पानी की उस समस्या से भी निजात मिली। कहां उस क्षेत्र में महिलाएं सर के ऊपर जल की गगरी भर के ले जाती थी, महिलाओं को भी उस बोझ से मुक्ति मिली। विकास के नए स्वरूप आज हमें दिखाई पड़ रहे हैं। मैं एक बिंदु यह कहना चाहूंगा कि भारत पहले भी मिसाइल बना लेता था पर हवाई जहाज नहीं बना सकता था क्या? आपने देखा पहली बार ऐसा हुआ है, भारतीय वायुसेना के लिए हवाई जहाज बनाने की एयरबस के साथ कोलैबोरेशन की फैक्ट्री गुजरात में शुरू हो रही है। पहला फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में शुरू हो रहा है। ये विकास के नए सोपान हैं जो गुजरात में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में हमें प्राप्त हुए। परंतु इस धरती के साथ एक अलग प्रकार का भावनात्मक लगाव भी है, क्योंकि भारत के स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले सरदार साहब ने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और उन्होंने कहा था जब जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब तब सोमनाथ की पताका ने आकाश को छुआ है। और यदि आज आप देखें तो मोदी जी चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, केदारनाथ मंदिर हो अथवा श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार साहब के उस विचार को जो सोमनाथ से प्रारंभ हुआ था उसे भारत में यह विराट रूप देने का काम मोदी जी ने किया है। और जिस राजकोट की धरती से मोदी जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा का पहला चरण प्रारंभ किया, उसके बाद गुजरात की जनता ने उनको जो स्थान दिया, उसके बाद देश की जनता ने उनको जो स्थान दिया,
और आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावी राष्ट्राध्यक्षों में उनका शुमार है, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। और उनके बारे में जिन लोगों ने औकात जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, इसकी पीड़ा गुजरात के हर आम आदमी में होगी। और मेरे विचार से उनकी स्थिति और महत्ता को बढ़ाने में की शुरुआत जिस राजकोट से हुई थी, वहां तो ये पीड़ा निश्चित रूप से शूल की तरह दिखाई पड़ेगी। और कल राहुल गांधी जी ने यहां पर सभा की और उन लोगों को साथ में लेके चले जिन्होंने 20 वर्षों तक गुजरात के विकास और गुजरात की अस्मिता दोनों को रोकने में, कलंकित करने में कोई कसर नहीं रखी थी। इसलिए मुझे यह लगता है कि आने वाले समय में गुजरात की जनता यह बताएगी कि किसकी क्या औकात थी। और राजकोट की जनता के तो मेरे विचार से यह बात दिल को छू गई होगी, क्योंकि वो सारी स्थिति तो उन्हीं के द्वारा निर्मित है। और उस धरती से तो मुझे ऐसा लगता है यदि गुजरात की जनता पिछले सभी कीर्तिमानों को तोड़ते हुए सबसे बड़े जनादेश से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, तो मुझे लगता है कि राजकोट की जनता उसमें भी सबसे अग्रणी स्थान पर नजर आएगी। तो अंत में मैं सिर्फ यह अनुरोध करना चाहूंगा कि एक पानी की समस्या यहाँ सबसे प्रमुख रहती थी, और पानी का एक अर्थ जल है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और पानी का एक अर्थ ये भी होता है जिसे आप पानीदार व्यक्ति कहते हैं ना, जिसमें मान, सम्मान, गौरव और हमारी चमक वो अभी पानी से ही तौली जाती है। तो जिन लोगों ने गुजरात के पानी यानी विकास और गुजरात के पानी यानी मान, सम्मान और गौरव दोनों को अवरुद्ध किया, मैं गुजरात की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं। प्रख्यात कवि थे हिंदी के, रहीम का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अर्थात पानी रखिए क्योंकि पानी से ही जीवन रहता है और पानी से ही मोती में वो चमक दिखाई पड़ती है। इसलिए मैं गुजरात की जनता से यह अनुरोध करूंगा कि वो विकास, पानी यानी विकास और पानी यानी गुजरात के गौरव और चमक दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक जनादेश दें। और जिस स्थान से मोदी जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, आज भारत को जिस ऐतिहासिक मुकाम पर ले जाने के लिए वो खड़े हुए हैं, वहां से इतना प्रचंड जनादेश दें कि वह इतिहास में एक नया मुकाम दर्ज कर सके। देखिए, रोजगार के विषय को लेकर मानी हुई बात है, पिछले करीब 2-3 वर्षों में, पहले कोविड और उसके बाद जो वैश्विक आर्थिक संकट है उसके चलते हुए एक समस्या आई। परंतु अगर आप CMI का डाटा देखें तो सितंबर के महीने में अब बेरोजगारी की दर 6.3% पे आ गई थी, जो विगत 4 वर्षों में सबसे कम था। तो अब हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर उस समस्या से बाहर निकल रहे हैं, जैसा आपने कहा। परंतु हमारी सरकार आने से पहले तो यहाँ एम्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं आया था। अब अगर 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे और इलेक्ट्रिक ट्रेन का रूट आया है तो मानी हुई बात है कि रोजगार के और अवसर और औद्योगिक विकास के और अवसर भी प्रकट हुए। देखिए, जहां तक GST की बात है, यह विषय तो गुजरात के पिछले चुनाव से पहले ही आ चुका था और उसके बाद अनेक चुनाव हो चुके, केंद्र के चुनाव हो चुके, तो उन सारे विषयों पर उत्तर आ गया है। और इसके बाद ही भारत की अर्थव्यवस्था को एक संगठित, व्यवस्थित स्वरूप मिला और आज हम इंग्लैंड को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हुए हैं। MSME का जो विषय कहा, तो MSME की तो हमने परिभाषा चेंज की। अब 10 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ का, यानी जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम की परिभाषा चेंज की। और MSME में जो लोग काम करते थे, कई बार क्या होता था, कंपनी ने लंबा काम किया और उसके बाद जब वो एक स्तर प्राप्त कर लिया तो बड़ी बड़ी कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उसमें आ जाती थी और उनको स्थान नहीं मिलता था। तो हमने यह भी नियम बनाया है कि 200 करोड़ से कम का कोई टेंडर इंटरनेशनल नहीं होगा, ताकि जो हमारे MSME के उद्योग हैं वो अपनी मेहनत से जिस मुकाम पे पहुंचे तो उनको अपना व्यापार बढ़ाने का मौका भी मिले। मोरबी की घटना के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही दुखद, दर्दनाक और हृदय विदारक थी, परंतु सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ 15 मिनट में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद जो कुछ हुआ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यदि यह बात कही कि मोरबी मेरे मन में है, तो उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर उसकी समीक्षा की है। मैं यह
आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी बड़ी दुर्घटना जो भारत में कभी भी हुई हो, प्रधानमंत्री ने जाकर कभी जिले स्तर पर उसकी समीक्षा की हो, यह सरकार की संवेदनशीलता और सक्रियता का प्रमाण है। और इसलिए वहां कार्रवाई हो रही है। जो आपने बात कही, तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जिन दो लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है और उत्तरोत्तर पुख्ता सबूत इकट्ठा करके सरकार पूरी तरीके से कृत संकल्पित है कि वो दोषियों को कठोर सजा देगी। अब वो उनका निजी विचार हो सकता है, परंतु मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने स्वयं 26 मई 1920 को अपने द्वारा प्रकाशित अखबार यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसका शीर्षक था सावरकर ब्रदर्स। और उसमें स्वयं महात्मा गांधी लिखते हैं कि इनमें से एक विनायक सावरकर से मेरी लंदन में मुलाकात हुई और ये महात्मा गांधी के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में वो बहादुर, चतुर और देशभक्त है। और इतना ही नहीं, उसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की बुराइयों को मुझसे कहीं अधिक पहले पहचान लिया था। अब हम महात्मा गांधी की बात माने या उनके अनुयायियों या उनके परिवार के आज के लोगों की बात माने। और दूसरा, मैं परिवार के भाई मैं कहूंगा उनके प्रपौत्र से कि वो गांधी जी का स्वयं का लिखा हुआ आर्टिकल तो पढ़ लें। और दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वीर सावरकर भारत के पहले क्रांतिकारी थे जिनको 2 जन्मों का कारावास मिला। 2 जन्मों का कारावास। वो पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 को प्रथम स्वातंत्र समर कहा। 1907 में मैं चुनौती से कहता हूं 1907 से पहले का कोई कांग्रेस नेता दिखाएं जिसने उसको स्वतंत्रता संग्राम कहा। सबने सिपाही विद्रोह और म्यूटनी कहा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस 1910 में सावरकर जी को 2 जन्मों का कारावास दिया गया, उसी वर्ष 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न था जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अरे आप तो ब्रिटिश बाबू के मातहती में बैठे थे, किस प्रकार का प्रश्न उठा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस के नेताओं या राहुल गांधी जी को कम से कम अपनी पार्टी का, अरे भाई नाम में गांधी लगाए तो गांधी का विचार तो कम से कम समझ लेना चाहिए था, उसके बाद यह प्रश्न उठाना चाहिए। जब जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य सरकारों की सहमति से ही वह निर्णय हो सकता है। चूंकि राज्य सरकारें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाने को राजी नहीं थी और वह सहमत नहीं हो पाई, इसीलिए आप देखिए पेट्रोल का दाम भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि हर राज्य अपना अलग टैक्स लगाता है। इस कारण से शामिल नहीं हो पाया। परंतु उल्लेखनीय बात यह है कि उसमें आधा हिस्सा टैक्स का केंद्र सरकार का और आधा राज्य सरकार का होता है। परंतु जब राजनीति करनी होती है तो वो राज्य सरकारें जो कि सबसे ज्यादा टैक्स वसूल करती हैं पेट्रोलियम पे, वो आरोप केंद्र सरकार पे लगाती हैं। यह दुखद है। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે अब तकની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો अब तक સાથે।